हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जो बाइडेन ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। तो अब जो बाइडेन जो है यूएस का प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इंडिया और यूएस रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। यूएस में इलेक्शन कैसे होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या था और ट्रंप क्यों हारे और बाइडेन क्यों जीत गए थे। जबकि बाइडेन का अगर देखेंगे तो ज़्यादातर स्टेट में उतना प्रभाव नहीं है। बाइडेन के आने से क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या चीज़ें नहीं बदलेगी, इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा और क्या खराब होगा, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो देश के लिए कानून बनाने के लिए है ना, वो संसद है। हमारे क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है। इसके दो सदन होते हैं, यानी दो हाउस होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा बड़ा होता है 545 और राज्यसभा छोटा होता है 245। इसमें एक चीज़ क्या होता है कि आपको जो सरकार बनाना है वो 50% से एक सीट ज़्यादा रहनी चाहिए। ये 50% हम लोग केवल लोकसभा का देखते हैं, राज्यसभा को मायने नहीं रखा जाता है। इसमें राज्यसभा को कुछ खास नहीं रखा जाता। उस हिसाब से हमारी मेजॉरिटी सीट आती है 273। लेकिन अमेरिका में इसके उलट है। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारी लोकसभा है तो ये बड़ी है, वैसे अमेरिका का ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये बड़ा है। इसमें 235 सीट होती है और 3 सीट वाशिंगटन डीसी से आती है, उसकी राजधानी, यानी 438 सीटें हो जाती है। और सीनेट होता है एक तो, जो राज्यसभा के जैसे होता है। हर राज्य से 2-2 आते हैं। तो अमेरिका में 50 राज्य तो 2 आएंगे 100, तो टोटल 538 होते हैं। अब ये 538 का अगर आप निकालेंगे ना तो 273 होता है। तो हमारे यहाँ केवल लोकसभा का महत्व है बहुमत के लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल सीट के लिए आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों चाहिए, और इसकी मेजॉरिटी चाहिए आपको 270, जो बाइडेन पा चुके हैं। अब ये कंफर्म है कि बाइडेन ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी में अपनी शपथ को ले लेंगे। अमेरिका में जो चुनाव का प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, वो 1 साल से चलता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। अमूमन देखा जाता है अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है 2-2 बार बन जाता है, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो चाहे वो क्लिंटन रहे हो। लेकिन इस बार ट्रंप के साथ ऐसा माना जा रहा था, नहीं हो पाया। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव का समय होता है वो केवल 4 साल के लिए होता है। तो वो 16 में चुनाव हुआ था, 20 साल हो गया। अमेरिका के चुनाव को काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, जो 1 साल से चलती आती है। इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता है। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, कोरोना में भी नहीं टाला गया, जबकि कोरोना से सबसे ज़्यादा पीड़ित अमेरिका है। अब जो बाइडेन जीते कैसे, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से जीत गए। देखिए, भारत में क्या होता है कि अगर कोई स्टेट है तो उसमें जो जितना सीट पाता है उतना रख लेता है। जैसे हम 2 बड़े स्टेट जो लोकसभा के हिसाब से है, तो देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, इसलिए सारे लोग यूपी में ही आना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। मोदी जी गुजरात जिंदगी भर किए, उसके बाद कहाँ चले आए, यूपी में, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि यूपी में क्या है, 80 सीटें हैं। तो बीजेपी ने यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो लगभग 75 सीटें यूपी में ले गए, वो इससे ज़्यादा ही ले गए थे। अब देखिए, तो ये बीजेपी का हो गया, और कांग्रेस वगैरह लोगों ने 3-4 सीट ले गए थे, तो 5 कांग्रेस का हो गया। तो इसमें क्या है, जितना बीजेपी को मिला वो अपना रख लो, और कांग्रेस को जो मिला अपना रख लो। बिहार में देखेंगे तो टोटल 40 सीट, बीजेपी 38, कांग्रेस आरजेडी वगैरह मिला के 2 सीट। तो जिसको जो मिला वो रख लो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ना जिसको ज़्यादा मिलता है, 1 को सीट ज़्यादा मिली है तो सब रख लेता है। अमेरिका के हिसाब से अगर यहाँ देखेंगे तो यूपी में बीजेपी को ज़्यादा था, पूरा रख लेता बीजेपी। अमेरिका में क्या होता है, जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक जगह है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में 55 सीटें हैं, 55 सीट है। अब इस कैलिफोर्निया में मान लीजिए किसी पार्टी को 28 सीट मिला और किसी को 27 सीट मिला है, तो इंडिया के हिसाब से जिसको 27 मिला है वो रख लो, जिसको 28 मिला है तुम रख लो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, जिसको ज़्यादा मिला है ना वो सब रख लेता है। यानी जिसको 28 मिला है वो ये नहीं कहेगा कि 28 हमको मिला है, वो सीधे कहेगा कैलिफोर्निया मेरा, 55 सीट मेरा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सबसे खतरनाक होता है अमेरिका में। यही गणित बैठाने में कामयाब हो गए जो बाइडेन ने वैसे स्टेट को चुना जहाँ पर सीट ज़्यादा थी। सीटों को वो लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 इलेक्टोरल कॉलेज है। मतलब यूपी के इलेक्टोरल कॉलेज में कितनी सीट है, 80। तो सबसे ज़्यादा वहाँ किसी के इलेक्टोरल कॉलेज में सीट है ना, तो वो किस में है, कैलिफोर्निया में है। इसलिए उसे स्विंग स्टेट कहते हैं। मतलब वो चुनाव को घुमा सकता है। 35 सीटें हैं, 55 सीट है, 55 है यहाँ पर। हम यहाँ आपको समझने के लिए, ब्लू कलर है बाइडेन के लिए
और ट्रम्प के लिए रेड कलर है, क्योंकि आपको पता है रिपब्लिकन का रेड है और डेमोक्रेटिक का क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है। अगर आप नक्शा में देखिएगा तो ज़्यादा आपको इसमें रेड कलर ही एरिया दिखेगा, तो आपको लगेगा ट्रम्प को जीत जाना चाहिए। लेकिन ट्रम्प की जीत छोटे छोटे राज्यों में हुई है जहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वहाँ पे सीटें कम है। अब जैसे देखिएगा इतना एरिया आपको भले दिख रहा होगा कि ये एरिया पे ट्रम्प हावी है, लेकिन इस पूरे एरिया का अगर आप सीट निकालिएगा ना, इतनी एरिया में ट्रम्प जहाँ तक दिख रहे हैं इस एरिया में, तो ये सीटें होती हैं 55 सीटें इतनी एरिया की। तो ट्रम्प भले आपको एरिया वाइज यहाँ ज़्यादा दिख रहे होंगे कि ट्रम्प का इतना एरिया पर कब्जा है, लेकिन अगर वही हम जो बाइडेन की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया से ही अकेले जो बाइडेन को सीट मिल गई इतनी ज़्यादा। तो ये जो बाइडेन के लिए तो बड़ी बात है कि एक ही स्टेट को अगर आप देखेंगे जो बाइडेन के लिए यहाँ से, तो जो बाइडेन को अकेले इतना में 55 मिल गया इतना समय, और वहीं अगर ट्रम्प को देखेंगे तो इतना में ट्रम्प लेके आए हैं। तो जो बाइडेन की जो सीटें निकली हैं वो मेन स्टेट से निकली है, जबकि ट्रम्प को सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है टेक्सास से हुआ है। मोदी जी भी कहाँ गए थे, टेक्सास में ही गए थे हाउडी मोदी के लिए, वहाँ पर ट्रम्प को 38 सीट पूरी मिल गई। आपको पता है पूरा जीतना नहीं है, जिसकी ज़्यादा होगी वो पूरा लेके चला जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसके साथ बाइडेन के साथ। वो बड़े बड़े स्टेट जीत लिए, जैसे 55 सीट यहाँ से लेके चले गए, वो न्यूयॉर्क से 29 सीट ले गए, पेंसिल्वेनिया से 20 सीट ले गए, यानी उनकी जो बढ़त थी वो बहुत बड़े बड़े स्टेट को वो जीत के लेके चले गए। जबकि अमेरिका क्या किया भैया, छोटे छोटे स्टेट जहाँ 3 सीट, यहाँ 3, यहाँ 4, ये छिटपुट खुदरा में रह गया, ये एकदम होल सेल मारे, एकदम बड़का बड़का, जहाँ 20 है 16 है, इस वजह से बाइडेन क्या हो गए, चुनाव को जीत गए। हम जो पीछे वीडियो बनाए थे आज से 10 दिन पहले, उसमें बताए थे कि जो बाइडेन है लगभग 10 से 11% सीट से जीतने की उनका जो सर्वे बता रहा है। ट्रम्प साहब को 46% के आसपास वोट जा रहा है, मतलब 45-46% के आसपास वोट जा रहा है, और इनके पास जो जा रहा है वो लगभग 54% के आसपास जा रहा है। बट रियल में चुनाव में ट्रम्प जो बाइडेन जीते हैं वो 4 से 5% वोट से जीते हैं। तो एक्यूरेट आंकड़ा तो हम भी नहीं बता सकते हैं, हमारा चैनल भले रिसर्च सेंटर है, हम अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं। अमेरिका के 2-4 लोगों से हम भी कंसल्ट किए, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है उस हिसाब से, तो हमें लगा 11 जीतेंगे, मतलब 4% से जीते थे। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप ट्रम्प की जीत को उतना उत्साहित होकर नहीं बता रहे हैं। अरे भैया हम कौन सी उत्साहित होकर बताएं, हमारे अपने रिसर्च में पता चल रहा था कि ट्रम्प हारेंगे। अब मान लीजिए कि किसी को आपको पता चलेगा कि नहीं, हर तरह से आपको लग रहा है, हर एक सर्वे में दिखा रहा है कि ये हारेंगे, तो उस पर क्या कॉन्फिडेंस से आप बोलिएगा। तो थोड़ा सा ये था, हालांकि भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होते ट्रम्प, लेकिन बाइडेन भी कुछ खराब नहीं है, वो हम आगे समझते हैं। ट्रम्प के हारने के कुछ कारण थे सब। ये कोरोना का मिसमैनेजमेंट इतना भयानक किए कि मार्च तक तो ये कहते थे कि मैं मास्क ही नहीं लगाऊंगा, कोई एक ऐसी चमत्कार आएगा मार्च में कोरोना खत्म हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना की वजह से और बीमारी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ले गया, तो एक इससे खराबी हो गया। दूसरा ये जो है ना, ये अमीरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और इनके ऊपर ब्लैक लोग जो होते हैं ना अमेरिका में, रंग भेद ये कुछ ज़्यादा कर देते हैं। तो ब्लैक मूवमेंट हो गया था वहाँ पे, चॉक होल्ड आई कांट ब्रीथ करके एक मूवमेंट चल गया था, तो ये उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए थे। तो एक ये खराबी। H1B वीज़ा को लेके जितने इमिग्रेंट थे लोग वहाँ पर, वो लोग इनके खिलाफ हो गए थे। मैक्सिको पे इन्होंने लंबा चौड़ा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक दीवार बना दिया गया कि मैक्सिको वाले उधर, ये इधर। बाइडेन ने कहा ऐसा नहीं, तो जो इमिग्रेंट थे वो बाइडेन की ओर ज़्यादा थे। और शुरुआत से भी देखेंगे तो इंडियन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक को ही वोट देते हैं। हालांकि इससे पहला वीडियो बनाए थे जिसमें हम दोनों के बीच में मेन अंतर समझाए थे। यहाँ हम हार और जीत को बताएंगे, दोनों की विचारधारा के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इनके स्पीच बड़ी खराब थे, एरोगेंट स्पीच दे देते थे उल्टा सीधा, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये इलेक्ट्रिशियन मतलब पॉलिटिशियन है ही नहीं है, नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है, कुछ बोल देता है। मतलब उल्टा सी जो मुंह में आया बोल दिया कि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, भारत को देख लो कितना गंदा है, उल्टा सीधा जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा पत्रकारों से भी उलझते रहते हैं यहाँ पर। दूसरा, इनका ट्विटर अकाउंट जब देखे थे तो ट्विटर से इनकी वीडियो डिलीट करने लगे थे लोग, इतना उल्टा सीधा लिख रहे थे। सोचिए, ट्विटर अगर किसी का चैट डिलीट कर रहा है तो गड़बड़ बात है, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और इनके लाइव टेलीकास्ट को न्यूज़ वालों ने काट दिया। हालांकि अमेरिका में सोचिए पत्रकारों की कितनी हिम्मत होती है कि न्यूज़ काट दे। हमारे यहाँ पत्रकार को देखते हैं ना क्या होता है, ज़्यादा काम हम करेंगे तो चल जाएंगे जेल के पीछे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी देखते हैं तो थोड़ा सा क्या रहता है, वो हर तरह पे रहता है। हमारे यहाँ पत्रकार को भी लॉबी है कि ये इनके बारे में बोलेंगे, ये वाले पत्रकार इनके बारे में बोलेंगे। हालांकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, ये झूठ ससुरे बहुत बोलते थे। मतलब अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन 15 झूठ बोलते हैं, इस टाइप का। उसके बाद इनका वाइफ के साथ, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा अफेयरिंग आते रहा। अभी क्या है कि ये हारे हैं तो बेचारे को डबल झटका। मिलानिया ट्रंप करी कि हम इसको डिवोर्स देंगे।
अब डिवोर्स में देखिए इनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रही हैं जेफ बेजोस को, अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। अब पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है, अब पति से कह तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा, 1 करोड़ कहाँ से देंगे। ये 2.5 लाख करोड़ दे दिया भाई साहब, बहुत टॉर्चर हुआ होगा। तो ये मिलियाना ट्रम्प को लगा कि हम भी इनको छोड़ेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये ट्रम्प कम होशियार, पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करा लिए थे 2005 में, जब इनकी शादी हुई थी ट्रम्प से, तो इन्होंने शादी में लिखवा लिया था कि अगर हम दोनों में डिवोर्स होता है तो हमारा इसकी संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब की ये तीसरी शादी थी। ये देख रहे हैं, पहल की वाली है, ये तो पूरा खौरा गई है, ये दूसर की वाली, ये तीसर की वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये देखिए ये ट्रम्प साहब यहाँ पे पहलकी के साथ है। अभी कुछ दिन में ये फोटो तीनों साइड में आ जाएगा। मतलब इमरान खान में और ट्रम्प में कुछ खासियत आपको दिख रहा है, 3-3 ठो दोनों। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं, आधा दिमाग तो ये खा जाएगी सब यहाँ पर। जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है, इसको क्या नरक में डालेंगे हम। ओवरऑल बाइडेन आ गए। बाइडेन से भारत में क्या चीज़ चेंजिंग नहीं होगी, तो देखिए बाइडेन जो है ना, आतंकवाद के लिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जबकि ये ट्रम्प से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रम्प से पहले ओबामा थे, ओबामा की भी पार्टी डेमोक्रेटिक थे, और बाइडेन ओबामा के समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे। अमेरिका में ऐसा कहा भी जाता था कि अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो एग्जैक्ट तो जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो ओबामा ही चलाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था। तो ये आतंकवाद के खिलाफ और तेजी से एक्शन लेंगे तो भारत के लिए अच्छा है। दूसरा, डिफेंस डील में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो कोमकासा है या फिर कास्टा है, ये जितनी चीजें हैं ये ओबामा ही लाए थे, लेकिन उस समय हमारी गवर्नमेंट उतना स्टेबल नहीं थी, उनको लगा कि ये सही नहीं है। तो डिफेंस डील में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां के भी थिंक टैंक को पता है कि एशिया में चाइना के एग्रेशन को रोकना है तो दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। वो कौन रोक सकता है? कि इंडिया ही रोक सकता है। तो इसमें कोई रिलेशंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चुनाव जीतने से पहले हर नेता कुछ ना कुछ भाषण देता है कि हम इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करेंगे। अब कुछ लोग का कहना है कि ये हमारे कश्मीर मुद्दा में बोल दिए थे, सीए एनआरसी में बोल दिए थे, तो भाई इनके बोलने से कुछ थोड़ी हो जाता है। हमारे यहाँ के भी तो लोग बोल देते हैं। हमारे जयशंकर साहब गए थे मीटिंग करने अमेरिका में, तो मीटिंग छोड़ के चले आते, तो क्या रिलेशन खराब हो गया? हम लोग भी तो बोल सकते हैं कि हमें अमेरिका के मैक्सिको के बॉर्डर पे जो दीवार बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, तो क्या हम लोग रोक पाएंगे? नहीं। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब क्या? संप्रभुत्व संपन्न। कोई हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, आपकी आज़ादी है, आप बोलिए, आपको अच्छा लगता है तो बोलिए, खराब लगता है बोलिए। तो हमारे देश में भी आज़ादी है, हजारों लोग सीए के समर्थन में है, विरोध में भी है उतनी है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि आगे अन्य देशों पर इनका, एशिया के देशों पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ट्रंप जो थे वो ईरान को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, ईरान को लेकर, जबकि बाइडेन ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि बाइडेन से पहले जब बराक ओबामा थे तो ईरान और अमेरिका के बीच में एक पीस समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ईरान एटॉमिक एनर्जी द्वारा बिजली बना सकता है। अब वो उसका संवर्धन कर सकता है, जैसे भारत भी बना सकता है वहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जैसा यूरेनियम बिजली घर में लगता है ना, वैसा ही यूरेनियम परमाणु बम में लगता है। यानी जिसने अगर बिजली घर बना लिया ना, कंफर्म समझिए कि 10 साल के अंदर वो परमाणु बम बना लेगा। तो अमेरिका ने इनके ऊपर शर्त रखा था ओबामा के समय कि आप जितने भी यूरेनियम का यूज़ करेंगे उस सबका ऑडिट करना पड़ेगा कि इतना आपने खर्चा किया, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये ईरान के साथ संबंध को ट्रंप तोड़ दिए थे। लेकिन जब बाइडेन आएंगे तो ये संबंध थोड़ा सा सुधरेगा। यहाँ एटॉमिक एनर्जी के लिए उसे शांति मिल सकता है, समझौता, और शांति प्रयोग करने के लिए दे दिया जाएगा। चाबहार बंदरगाह जो भारत ले रहा है उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, भारत उसे दे सकता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और हो सकता है कि हम लोग एक नया पाइपलाइन ले आ सके, ईरान होते हुए ईरान, पाकिस्तान और गुजरात में ले आ सके। इस पाइपलाइन से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें ईरान से पेट्रोलियम मिलते रहेंगे, क्योंकि ये बाइडेन उतना एग्रेसिव नहीं है ईरान को लेकर, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ रहा है वो हमेशा रहेगा। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर घर के बाहर अगर आपका कोई हैंडपंप है तो बार बार वहाँ से पानी ले आने में मेहनत लगता है, तो छत पे टंकी लगा दीजिए, पाइप लगा दिए, कितनी सहूलियत होती है। तो वैसे ही पाइपलाइन भी यहाँ लगाने की संभावना है।
लेकिन इस पाइपलाइन में एक बाधा ये आती है पाकिस्तान को लेके, क्योंकि पाकिस्तान भड़का देगा ये पाइपलाइन को। लेकिन इससे भी ये गलत बात है। रीजन क्या है कि तापी पाइपलाइन भी तो पाकिस्तान होके ही आ रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त रखना पड़ेगा कि इस पाइपलाइन से पाकिस्तान भी अपना पेट्रोलियम लेगा, क्योंकि अगर इस पाइपलाइन से पाकिस्तान पेट्रोल लेगा ना तो नहीं भड़काएगा, केवल हम लोग लेंगे ना भड़का देगा, कहेगा पता नहीं कौन भड़का दिया। हमारे यहाँ तो बम भड़कते रहता है, कभी मस्जिद में, कभी चौराहे पे, कभी पाइपलाइन। तो जरूरी है कि अगर इस पाइपलाइन से पाकिस्तान पेट्रोल या गैस नहीं लेता है तो हमें तो ये लेना ही नहीं चाहिए। तो उससे बेहतर होगा कि समुद्र के रास्ते डायरेक्ट मुंबई तक लाया जाए। थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन धीरे धीरे तो कॉस्ट बराबर हो जाता है कि बार बार ले आने का झमेला नहीं रहता है। हमारे लिए जो सबसे खराब बात है वो ट्रम्प साहब की चाइना के, इनके बाइडेन की चाइना के साथ रिलेशनशिप। चाइना के ये ट्रेड वॉर को खत्म कर देंगे। ये कहेंगे कि ट्रेड वॉर सही नहीं, मतलब सही नहीं है, तो इससे चाइना के ट्रेड को फायदा होगा। तो चाइना का डायरेक्ट कंपटीटर हम लगे तो हमें ये घाटा लगेगा। दूसरा, ये चाइना को खुश करने के लिए, चाइना के अगर फेवर में जाएंगे तो ताइवान का फेवर नहीं करेंगे, तो ये ताइवान के लिए एक बैड न्यूज है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ये चाइना को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो चाइना चढ़ जाएगा किसके पे? जापान के ऊपर, क्योंकि जापान से भी दोस्ती चाइना की बहुत बेहतरीन है। तो भारत को यहाँ क्या करना चाहिए कि भारत को जापान से दोस्ती बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और साथ में ही दक्षिणी कोरिया से, साउथ कोरिया से। अगर ये दोस्ती हम भारत वाले करते हैं तो चाइना गारंटी इन दोनों पर एक्शन लेगा, और अगर इन दोनों पर एक्शन लेता है तो अमेरिका का इन दोनों को रक्षा करने के लिए समझौता ही हुआ है कि इनकी रक्षा करेंगे। तो हम लोग फूट डालो और शासन करो की नीति सिंपल सी आजमाएंगे, और अगर नहीं आजमाएंगे तो अगले 4 साल तक टेंशन लेते ही रहेंगे। और आपको पता है कि हमारे विदेश मंत्रालय उतना एग्रेसिव नहीं है, मतलब एग्रेशन तो हमारे यहाँ देखने को ही नहीं मिलता। हम लोग बस जवाब देते हैं, तुम ये किए तो हम ये करेंगे। अभी से हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हम इन 2 देशों को अपने साथ जरूर लें, क्योंकि चाइना डायरेक्ट हमसे कुछ नहीं करेगा, उन लोग को कोचेगा। उन लोग को कोचने का मतलब यहाँ पर रिलेशन गड़बड़ होगा। और अमेरिका के लोग भी चाइना को कोरोना के बाद से अपना थ्रेट मानते हैं। समझ में क्या? जो बाइडेन ने अपने चुनाव में स्पष्ट बोला था कि हमारे लिए खतरा चाइना नहीं है बल्कि रूस है। जो बाइडेन रूस से हमेशा के लिए जले हुए हैं, क्योंकि 2016 के चुनाव में रूस के हजारों, मतलब फेसबुक यूजर्स और ट्विटर वाले, या फिर ये आपके जितने भी ऑनलाइन प्रचार वाले हैं यूट्यूब पर, इन लोगों ने हजारों की संख्या में फेसबुक आईडी वगैरह बनाया और ट्रंप की ओर से प्रचार किया था, जिससे कि ट्रंप को काफ़ी फायदा हुआ था। जैसे मीडिया में लगा था कि ट्रंप ही जीत रहे हैं, तो माहौल बना दिया गया ऐसे ऑनलाइन वहाँ पे। क्योंकि अमेरिका में चुनाव जो होते हैं बहुत ज़्यादा रैलियाँ वगैरह नहीं होती, बहुत कम ही रैली होती है। ज़्यादातर डिबेट्स होते हैं टीवी वगैरह पे, किसी ऑडिटोरियम में हो जाता है, बहुत भयानक नहीं होता है, तो वहाँ ज़्यादा ऑनलाइन ही होता है। तो ये उसी समय रूस से खफा थे। हालांकि रूस से इनकी दुश्मनी पुरानी, जब ओबामा प्रधान राष्ट्रपति थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो 2014 में ना इनके नाक के नीचे से रूस ने ये यूक्रेन का क्रीमिया ले लिया था। हालांकि अगर आप क्रीमिया का इतिहास देखेंगे एप्लीकेशन पे, तो आपको 2 दिन पहले पढ़ाए थे क्रीमिया के इतिहास के बारे में, कि जब सोवियत संघ बन रहा था तो रियल में क्रीमिया रूस का था। रूस ने यूक्रेन को गिफ्ट किया था कि तुम यूएसएसआर में शामिल हो जाओ, तो बाद में उसने वापस ले लिया। इसका इफेक्ट इतना पड़ा था कि उसे G7, G8 की कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। और ओबामा की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना था कि ओबामा रूस के प्रभाव को नहीं रोक पा रहे थे। इसलिए इनका मेन निशाना कौन है? रसिया है। इसलिए रूस पे ये बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। तो हम लोग को भी एक दिक्कत सामना करना पड़ेगा, हम लोग को भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। कह देगा कि कोई भी देश अगर रूस से हथियार खरीदता है तो हम उसे नहीं देंगे। लो, तो हम लोग को रूस से S-400 लिए, MiG-29 लिए हैं, सुखोई लिए हैं, तो ये सब में हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन हम लोग को एक बीच का रास्ता देंगे ये लोग, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भारत से बड़ा हथियारों का सौदागर कोई और नहीं है। तो हम लोग से समझौता कर लिए तो उससे तो तोड़ेंगे नहीं। इनके अभी जो ट्रंप को जिस तरह से चाइना पे प्रतिबंध लगा है, उस तरह से ये रूस पे प्रतिबंध लगाएंगे यूक्रेन के मामला को लेकर। इससे क्या होगा कि बाइडेन को पता है कि अभी जो है चाइना की जो रूस की जो इकोनॉमी है एकदम चौपट है। रूस की सोचिए ना, रूस की जो जीडीपी है अमेरिका की कैलिफोर्निया जो स्टेट है उससे भी कम है। तो रूस पूरी तरह से इकोनॉमी पे चौपट हो गया। रूस की इकोनॉमी अभी ऑयल पे डिपेंड है। इसलिए जो बाइडन अरब देशों पर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे ताकि तुम लोग ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दो। अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसकी प्राइस गिर जाएगी, और ऑयल का प्राइस गिरने का मतलब रूस की इकोनॉमी को चौपट होना फिक्स है। तो यहाँ तो हमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन हम आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे कि हमारे पास स्टोर करने की क्षमता नहीं है। तो मोदी जी को अभी भी चाहिए कि उनको अभी से भांफ लेना चाहिए कि एक बार ऐसा आने वाला है जब पेट्रोल का दाम बहुत गिरेगा, तो हमारे पास स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए कि कम से कम 1 साल का स्टोर करके
रख दे तो सस्ता होगा तो स्टोर करके रख लेगा आदमी, और उसी में से 1 साल का पैसा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है हमको। तो ये हमें सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, और ये निगेटिव डबल इम्पैक्ट डालेगा। कैसे कि जितना ये लोग रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाएगा चाइना का, और भारत से उसकी दूरी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब इन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी तो ये इनडायरेक्टली चाहेगा कि भारत भी इसके खिलाफ जाए, और भारत कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, और चाइना तो उसके लिए क्या होते जाएगा, करीब ही होते जाएगा, क्योंकि चाइना कहता है कि भाड़ में जाओ, सोचो कितने प्रतिबंध लगाओ, हम तो तुम्हें व्यापार करेंगे। तो बाइडेन की जितने प्रतिबंध वो लगाएंगे रूस पर, और रूस और चाइना उतने ज़्यादा करीब होते जाएंगे। सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग के लिए यही है, अभी चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि चाइना को इन दो देशों से लड़वा दे, जिससे कि अमेरिका के लोगों के ऊपर प्रेशर पड़े कि भैया वहाँ पे कुछ भी है तो डेमोक्रेट है भाई, उनको भी पता है कि लोगों को खुश नहीं रखेंगे तो अगली बार हम भी हार जाएंगे। देखिए ट्रम्प की जो सोच थी ना, कंजर्वेटिव थी, मतलब यूएस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अभी ये कोई बात थोड़ी होता है केवल हम ही सबसे आगे रहेंगे। भाई हर देश अगर केवल अपने बारे में सोचने लगे तो कल को युद्ध चालू हो जाएगा। बहुत जगह हमें फ़ायदा होता है, बहुत जगह घाटे होते हैं। अगर वो देखेंगे तो अपने आप को यूनेस्को से बाहर कर लिए थे कि इसमें पैसा लग रहा है, WHO से बाहर हो गए, $400 मिलियन का पैसा देना रोक लिए। इससे क्या होगा कि अफ्रीका के गरीब देशों को दवाइयाँ सस्ती नहीं मिल पाएगी। तो ये अभी बाइडेन आए हैं तो वापस अमेरिका इसमें आ जाएगा वहाँ पर। नाटो की तो ये ट्रम्प कह रहे थे कि नाटो की अब कोई खास ज़रूरत ही नहीं है, जबकि नाटो जब कमज़ोर पड़ रहा था तो अर्दोगान साहब अपने आप को समझिए कि नया खलीफा समझ रहे थे, या इनको लग रहा था कि अब हम नहीं 2022 में अब हम पुराना ऑटोमन एम्पायर खड़ा कर देंगे। अब बाइडेन आए हैं ना तो ये नाटो को आगे ले जाएंगे, नाटो सेना को। जहाँ नाटो सेना लेंगे ना इनका तो पाई लगा देंगे। पाई लगाने का मतलब समझते हैं, डिस्ट्रॉय। भारत को एक और फायदा होने वाला है ग्रीन पीस को लेकर। आपको पता होगा कि ट्रम्प साहब जो थे, जिस समय मोदी जी ने सोलर एलियंस की बात कहा था कि सूर्य 1 सन 1 ग्रिड की जब बात कहा था, उन्होंने कहा था कि सोलर एनर्जी को हम बढ़ाना चाहिए, भारत कार्बन को कम करेगा। तो उसी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया कि भैया हमारे यहाँ से धुआं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। आपको पहले पता है कि ट्रम्प साहब अमीरों की कंपनी है, तो वहाँ पर उनकी फैक्ट्री, धुआं को बचाने के लिए फैक्ट्री कम करना पड़ेगा। तो बाइडेन साहब ने चुनाव में ही कहा था कि जैसे हम जीतेंगे हम पेरिस क्लाइमेट चेंज को शामिल हो जाएंगे। तो ये लोग जेन्युइन है कि शामिल हो जाएंगे, और जब ये शामिल हो जाएंगे तो भारत को एक झमेला झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो ये लोग भारत की आलोचना करेंगे कि भाई आप कार्बन ज़्यादा उगा रहे हैं, तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। वो कहेंगे कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम कोयले का उपयोग कम करें तो हमें वो टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए कि हम किस तरह से सोलर एनर्जी से ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी उतनी नहीं है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे अभी भी हम लोग बाहर पे ही डिपेंड करते हैं लोग। तो इससे क्या होगा, ईजिली हमें वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई आपने तो टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहे हैं, दूसरा इतना सामान को महंगा कर रखे कि हम ला नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप हल्ला कर रहे हैं, तो भाई उनको तो मजबूरी में कहना पड़ेगा या तो हल्ला मत करो, और नहीं तो भैया आप हमको वो टेक्नोलॉजी दो तो हमें यहाँ मिल जाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला भारत को H1B वीज़ा को लेकर। H1B वीज़ा जिन्हें मिलता है वही अमेरिका में जाके नौकरी कर सकते हैं। बाकी ऐसे टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाइए ना, घूमिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या पेशेवर नौकरी करना है तो H1B वीज़ा होना चाहिए। ये वीज़ा रहेगा तो आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो ये क्या किए थे ट्रम्प साहब ने, क्या था कि अमेरिका फर्स्ट, तो उन्होंने H1B वीज़ा को कैंसिल किया था। ऐसा नहीं था कि केवल भारत के लिए कैंसिल किया था, उन्होंने हर देशों के लिए कैंसिल किया था, लेकिन भारत की आबादी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट भारत के लोगों पर पड़ा था। अब ट्रम्प ये जो बाइडेन आएंगे तो इन्होंने इमिग्रेशन को काफ़ी आसान बना देते हैं, और ये क्या कहेंगे, इन्होंने कहा है कि हर साल लगभग हम 48 से 50 हज़ार लोगों को अमेरिका की नागरिकता देंगे। तो वहाँ पर तो भारत के बहुत सारे लोग बढ़ेंगे। इससे हमें 2 टर्म्स में फ़ायदा होगा। अगर भारत के लोग बस जाएंगे तो आप देखेंगे वो लोग भले बस जाते हैं, लेकिन उनके दादा परदादा यहीं रहते हैं, तो कुछ पैसा भेजते रहते हैं, उनका रिलेशन भी अच्छा रहता है। और जब ये बस जाएंगे, नागरिकता ले लेंगे, तो आने वाले समय में ये लोग भी चुनाव में डिपेंड करेंगे। और आपको भी पता है, देहात में कहावत कहा जाता है, हंसुआ कितना मुरझाई रही अपनी ओर खींचता है, यानी हम कभी भी अपने देश की ओर जाएंगे तो चुनाव में भी वो लोग दबाव बनाएंगे, एक लॉबी बनाएंगे, इंडियन लॉबी की, नहीं हम उसी को जिताएंगे जो इंडिया के बारे में सोचेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर ट्रम्प हार गया तो बहुत, अब पाकिस्तान के लोग तो ऐसा खुश हो रहे हैं कि ट्रम्प हार गया तो बहुत अच्छा। अरे भाई आपको बुद्धि कौन देगा, ट्रम्प था तो आपके लिए सही था। रीजन क्या है कि ट्रम्प वार वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको चुनाव में ही बोला था, वरना जो उतना बढ़िया ओबामा सामने ठोके थे उतना कोई नहीं ठोका था। याद करिए आप पाकिस्तान में घुस के मारे थे किसको, ओसामा बिन लादेन को। तो वो लोग बहुत ज़्यादा काम किए थे। आर्मी के कैंप पर हमला कर दिए थे जिसमें बहुत सारे आर्मी वाले मारे गए थे। हिलरी क्लिंटन उस समय विदेश मंत्री थी, बाद में उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दिया था। तो ऐसा नहीं है,
हम लोग के लिए एक मजबूरी है पूरी दुनिया के लिए कि वो भारत को छोड़कर आप नहीं जा सकते। जिस तरह सिंदूर छोड़ के किसी दुल्हन को कितना भी सजा दीजिए वो सुहागन नहीं कहलाएगी, सुहागन बनने के लिए सिंदूर की जरूरत है। उसी तरह ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन की माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो आप ये सोच कैसे सकते हैं कि कोई आ गया और भारत के खिलाफ बोल देगा। तो डोनाल्ड ये थोड़ा बोले तो बाइडेन साहब भारत के खिलाफ चुनाव जीत गए हैं, अब नहीं बोलेंगे। अब वैसे भी मोदी जी तो समझाने में बहुत आगे। हालांकि मोदी जी को पॉलिटिकल एंगल जो बोल दिए थे ना हाउडी में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, ये थोड़ा सा मतलब हमारे हिसाब से सही नहीं था। अब हो सकता है हम गलत भी है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक तरह से देखेंगे ना तो ये प्रचार टाइप का था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसी वजह से बाइडेन खिलाफ हो जाएगा। अजब हाल है भैया, हमारी दोस्ती ट्रंप से नहीं है, हमारी दोस्ती अमेरिका और भारत से। कोई आए कोई जाए। आप ही बताइए ना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हमारा जो रूस से जैसी दोस्ती थी, क्या मोदी जी आए तो वो दोस्ती बदल गई? नहीं बदली, वैसी की वैसी रह गई। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्त से ज़्यादा अच्छा है। तो उनका जो समझाने के तरीका बहुत अच्छा था और बहुत आसानी से वो समझा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक करिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।